वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 12 साउंड के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। चैप्टर तो हम लोग सारे कवर कर ही चुके हैं, अब हम देख रहे हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स। तो पेज नंबर 162 पे जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। तो एक वाइब्रेटिंग मीडियम मतलब कोई भी साउंड अगर आप सुन पाते हैं वो इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि वो वाइब्रेट कर रही होती है। तो कोई भी साउंड किसी मीडियम में वाइब्रेट कर रही होती है तो वो आपके कानों तक कैसे पहुंचती है। तो देखिए व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट, जब बॉडी वाइब्रेट करती है द एयर इन इट्स नेबरहुड इज अल्टरनेटिवली कंप्रेस्ड एंड रेरिफाइड। तो कंप्रेशन होता है और फिर रेरिफिकेशन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेरिफिकेशन होता है ना। तो इस तरीके से जो है साउंड मूव करती है। द कंप्रेस्ड एयर हैज़ हायर प्रेशर देन द सराउंडिंग एयर। तो जो कंप्रेस्ड एयर होती है ना, मतलब दबी हुई जो एयर होती है जिसमें ज़्यादा पास जो पार्टिकल्स होते हैं, हैज़ हायर प्रेशर देन सराउंडिंग एयर। तो कंप्रेशन का मतलब ही यही होता है कि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो कंप्रेस्ड एयर में आस पास वाली एयर से ज़्यादा प्रेशर होता है। इट देयरफॉर पुशेस द एयर पार्टिकल्स नियर इट। तो वो एयर के पार्टिकल्स को कंप्रेशन की वजह से पास ले आती है, कॉजिंग मतलब पास ले आती है और फिर पीछे वाले उसको धक्का दे रहे होते हैं तो वो आगे बढ़ जाती है। अ रेयर फ्रैक्शन लो प्रेशर इज क्रिएटेड एट द ओरिजिनल प्लेस। तो जहाँ पर देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा वो थे पार्टिकल्स, फिर पीछे से इसको धक्का लगा तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए, और ये आगे के पार्टिकल्स जो इधर थे पीछे थे ये आगे बढ़ गए। देखिए यहाँ पहले भीड़ थी, फिर ये आगे बढ़ गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर से धक्का लगा। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेशन होता है वाला, और जहाँ पर कम पार्टिकल्स होते हैं वाला रीजन होता है रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन और लो प्रेशर इज क्रिएटेड एट द ओरिजिनल प्लेस। तो पहले जहाँ पे भीड़ होती है धक्का लग के आगे चला जाता है तो पीछे कम भीड़ हो जाती है, तो वो रेयर फ्रैक्शन हो जाता है। दीज compressions and rarefaction causes particles in the air to vibrate about their mean position। तो मान लीजिए ये जो पोजीशन है ना, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की वजह से ये ऐसे करके जो है पार्टिकल्स वो हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। द एनर्जी इज कैरीड फॉरवर्ड इन दीज वाइब्रेशन, दिस इज हाउ साउंड ट्रेवल्स। तो ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ना कंप्रेशन रेयरफेक्शन की वजह से जो साउंड पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसी तरीके से साउंड ट्रेवल होते हैं। जो ये आपका फिगर है ऐसे करके हमें बताया जाता है। तो हमें इसमें आ गया ना समझ आप लोगों को कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है हवा में, जैसे कि कोई चीज़ वाइब्रेट हुई तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है। द कंप्रेस्ड एयर हैज़ हायर प्रेशर देन सराउंडिंग एयर। तो सराउंडिंग एयर से ज़्यादा प्रेशर होता है कंप्रेस्ड एयर पे, तो फिर वो हवा को और आगे धक्का देती है। इससे क्या होता है, लो प्रेशर का एरिया कम जनरेट हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर पहले भीड़ थी। फिर जहाँ पर लो प्रेशर आया वो होता है रेयर फ्रैक्शन, हाई प्रेशर वाला होता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके वाइब्रेट करता है, मूव करता है और साउंड ट्रैवल करती है। पेज नंबर 163 पे है एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्कूल बेल। आपकी जो स्कूल बेल होती है उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये बताना है। तो व्हेन अ गॉन्ग स्ट्राइक्स द बेल, तो देखिए आपकी ये जो होती है ना, ये ऐसे करके बेल होती है ना, इसमें ऐसे करके बीच का घंटा होता है। तो गॉन्ग जब बेल को ऐसे करके स्ट्राइक करता है ना, ऐसे करके the vibration are produced in the bell which are transmitted through the air to our ears। the vibration produced sensation of sound in our ear। तो जब वो घंटा बजता है ना तो वो कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, झंझर झंझर वाइब्रेशन होती हैं, और वो हवा के थ्रू हमारे कानों तक वो वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं और हमें आवाज़ आ जाती है। नेक्स्ट है Why are sound waves called mechanical waves? तो sound waves को mechanical waves क्यों कहते हैं? तो sound waves are called mechanical waves because they need a material medium to travel। तो मटीरियल देखिए मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, जिन वेव्स को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। आप और आपके फ्रेंड ना मून पे हैं, चांद पे हैं। विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। तो आप चांद पे हैं, अगर आपका फ्रेंड चांद पर कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा आप उसे सुन पाएंगे? तो नहीं सुन पाएंगे। ऑन द मून साउंड कैन नॉट ट्रैवल एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम सो वी विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड। हवा क्योंकि मैकेनिकल, साउंड एक मैकेनिकल वेव है ना, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, मतलब कोई भी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बट मीडियम चाहिए होता है जिससे वो ट्रैवल कर पाए। मून पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो मून पे आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। पेज 166 का क्वेश्चन है विच वेव्स प्रॉपर्टी डिटरमाइंड्स लाउडनेस एंड पिच। तो लाउडनेस एंड पिच को कौन डिटरमाइन करता है? तो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। साउंड का कितना एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड ये दोनों साउथ होते हैं। ग्रेटर एम्पलीट्यूड
ज़्यादा लाउडनेस। तो आपको याद रखना है कि जितना लाउड होगा उस चीज़ का एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होती है। तो लाउडनेस के साथ आप लोग एम्पलीट्यूड को याद रखिए और पिच के साथ आप लोग फ्रीक्वेंसी को याद रखिए। देखिए पी और फिर एफ है ना, ऐसे करके ऐसे जोड़ दोगे तो पी बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पिच ज़्यादा होगी, तो पिच ज़्यादा कब होती है, जब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और लाउडनेस कब ज़्यादा होती है, जब किसी चीज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। तो लाउडनेस ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड, और पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी, है ना। पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर पिच, और लाउडनेस डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड, ग्रेटर एम्पलीट्यूड और मोर लाउडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस विच साउंड हैज़ अ हायर पिच, गिटार की या फिर एक कान हॉर्न की। तो हायर पिच किसकी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक गिटार में ज़्यादा होती है ना, इसलिए उसकी पिच ज़्यादा होगी। तो गिटार की पिच ज़्यादा होगी कार के उसे हॉर्न से। नेक्स्ट है पेज 166 पे, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। तो ये सब क्या होते हैं एक साउंड वेव के, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा वाला पूछा जाता है। तो देखिए वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ऑफ अ वेव, इस एसआई यूनिट इज मीटर। तो वेवलेंथ क्या होती है, तो वेवलेंथ होती है ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़, कंप्रेशन मतलब पास आ गई, रेयर फ्रैक्शन मतलब दूर 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 दूर, फिर कंप्रेशन का मतलब कोई चीज़ पास पास, फिर रेयर फ्रैक्शन का मतलब दूर दूर। तो डिस्टेंस जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का होता है ना, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस ऑफ अ वेव, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो एसआई यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की, मीटर। और वेवलेंथ होती क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन कंप्रेशन एंड वन रेयर फ्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूट वन वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन। अगर सिर्फ एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन को हम लोग ले तो वो होता है वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन, है ना, वो फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हेन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, जब वेव प्रोड्यूस्ड होती हैं, द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो पार्टिकल्स जो है ना वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे होते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। तो जब वेव प्रोड्यूस होती हैं तो द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, जब वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो पार्टिकल्स ऐसे करके अपनी इसी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे हिलने लगते हैं। तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो अपनी मीन पोजीशन से, मतलब मैक्सिमम दूर जाते हैं अपनी इस मीन पोजीशन से, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर। मेजर उसको मीटर में किया जाता है। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए वेव को जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, एक टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द वेव लेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड। तो देखिए सिंपल सा है, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड से रिलेटेड है इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। तो एक हमें साउंड वेव की वेवलेंथ बतानी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज है और स्पीड है उसकी 440 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसकी वेवलेंथ क्या है, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है इसकी 220 हर्ट्ज, और इसकी स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी और ये v है, स्पीड है इसकी दिस, मीडियम में आपको बताना है वेवलेंथ। तो यही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा ना, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सा लग जाएगा, इन दोनों की हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्या है ये, देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब हम लोगों के पास क्या क्या है यहाँ पर देखिए, हम लोगों के पास वेवलेंथ हमें निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी है ना, इन दोनों के साइन जरा v और v सेम जैसे लगता है, बट इसको म्यू बोलते हैं ना। तो वेवलेंथ हम लोग को निकालनी है, तो हमारे पास v है कितनी, 440। तो 440 डिवाइडेड बाई इसको, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन में जाएगा, 440 डिवाइडेड बाई 220 तो हो जाएगा 22 2 जा, तो 2 आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे डिवीजन कैसे करके साइन आएगा, 440 डिवाइडेड बाई 220, 0 से 0 कटा, और 22 2 जा क्या हो जाएगा 44, तो 2 मीटर।
तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी इसकी 2 मीटर। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, क्या किया है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, है ना, सॉरी ये देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी थी और वेवलेंथ निकालनी थी। स्पीड है हमारे पास 440 और फ्रीक्वेंसी है 220 और हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसका, इस वाले पेज का। अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्स। एक पर्सन है वो 500 हर्ट्स की टोन को सुन रहा है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। और कितनी दूरी पर बैठा है वो, 450 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा है फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो जहाँ से साउंड आ रही है ना, सपोज करिए यहाँ से साउंड आ रही है और यहाँ से ये पर्सन 450 मीटर दूर बैठा हुआ है और उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्स। तो टाइम बताना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच में कितना टाइम होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है ना तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है 1/t। तो इसका आंसर हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, है ना। तो टाइम हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 1/, ये है ना, तो 1/15। यहाँ पे देखिए अपॉन का साइन आना है यहाँ पे, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा 1/, ये अपॉन का साइन हट गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको ऐसे करके इसको भूल जाइए, यहाँ पे ये हटाइए। फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम। अब टाइम निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो t इज इक्वल्स टू 1/, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 500, तो 1/500 जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02 सेकेंड। तो आंसर है हमारा 0.02 सेकेंड। और यहाँ पे 1500 नहीं है, ये है 1/500। अब आगे के जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारा 166 से आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।